नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पूरे देश में प्रदेश में लगातार सामाजिक संस्थाएं जन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों का सपोर्ट भी मिला। लेकिन आज आपको मिलाने वाले हैं कि एक महिला किस तरह से एनजीओ को संचालित करती हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर मुकाम हासिल करती हैं और समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास करती हैं। आज इन सभी विषयों को लेकर हम आपको लेकर आए हैं एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा शाहीन जी के पास, जिनसे बात करेंगे कि एनजीओ की शुरुआत करने का क्या उद्देश्य रहा और किस तरह की जागरूकता वो समाज में लाना चाहती थी। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी एनजीओ, क्योंकि समाज में कई तरह की एनजीओ चल रही हैं जी, क्या मन में आया कि एनजीओ खोलनी है, कैसे इस चीज़ की शुरुआत की गई? एल्डा फाउंडेशन की शुरुआत 2016 में जी, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर के की। और किसी चीज़ की शुरुआत या किसी भी संस्था की शुरुआत किसी न किसी उद्देश्य से या किसी न किसी कारण से होती है। तो हमारी जो संस्था है, इसका जो कारण रहा उदय होने का, वो ये था कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, काफ़ी चिंता जताते हैं लोग महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। सरकार भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी योजनाओं को चला रही है, परंतु यदि हम धरातल स्तर पर जाकर के देखें तो महिलाओं का स्वास्थ्य जो है उसकी स्थिति दयनीय है जी। तो उसी स्थिति में थोड़ा सुधार करने की एक कोशिश के उद्देश्य से एल्डा फाउंडेशन ने शुरुआत करी महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर के, जिसमें हमने जो शुरुआत करी वो मदरसों में, लड़कियों के मदरसों में माहवारी की स्वच्छता एवं जागरूकता के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही, जिसको कहते हैं, सेंसिटिव है और लोग इस पे बात खुल कर के नहीं करते हैं। स्कूल्स में, गाँवों में आप चले जाइए, शहरों में आप स्कूल्स में चले जाइए, या बहुत ही शिक्षित वर्ग पे भी आप चले जाइए, तो खुल करके कोई माहवारी के बारे में बात नहीं करता है, सब लोग झिझकते हैं जी। तो उसी झिझक को हटाने के लिए, उसी झिझक को ये समझाने के लिए कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, एल्डा फाउंडेशन की शुरुआत हमने माहवारी की स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान से 2016 में की। अच्छा पूजा जी, जब इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, कितने लंबे समय तक इस जागरूकता अभियान को आप सभी लोग कर पाए? देखिए, 2016 में तो हम कुछ महिलाओं ने मिलकर के शुरुआत की और आज 2022 है और करीबन हम लोग 400 से अधिक कार्यशालाएं सिर्फ यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में भी कर चुके हैं जी। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक करने का सिलसिला हमें हमेशा चलाना पड़ेगा, जब तक कि हमारी जो वर्तमान जनरेशन है वो इसके बारे में सब कुछ नहीं समझ जाती कि हमें किस तरीके से रहना है, माहवारी में क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, तब तक हम आगे आने वाली जनरेशन्स को शिक्षित ही नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी मैं, कि जैसे कोई भी किशोरावस्था में जाती है बच्ची, तो हमारे देश में 5 में से 1 बच्ची जब किशोरावस्था में जाती है और उसको पीरियड्स हो जाते हैं तो वो स्कूल छोड़ देती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है महिला का, एक बच्ची का, एक लड़की का स्वास्थ्य, अगर एक लड़की स्कूल छोड़ दे रही है माहवारी होने से, तो आप ये समझ सकते हैं 5 में से 1 लड़की कि कितने ऐसे लोग, बच्चियां होंगी जो छोड़ रही होंगी। बिल्कुल। और फिर हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा आगे आने वाला जनरेशन कैसा होगा जब माँ ही शिक्षित नहीं होगी, जब माँ ही स्वस्थ नहीं होगी, तो क्या वो एक स्वस्थ जीवन को जन्म दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी। अच्छा, क्या लगा कि जो ये अभियान आप लोगों द्वारा शुरू किया गया, किस तरह का परिवर्तन दिखा, किस तरह का रिस्पांस मिला? क्योंकि मदरसों में जाकर, जहाँ पर एक जो लड़कियाँ होती हैं, जो छात्र छात्राएं होती हैं,
वो बुरखे में होती हैं या कहीं ना कहीं पर्दा करती हैं और इन सब बातों से झिझकती हैं, तो कैसे आप लोग उस चीज़ को हैंडल करते थे, या रिस्पांस जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उन लोगों से किस तरह का सपोर्ट मिल पाता था? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बड़ा आसान था मेरे लिए जी। मुश्किल बहुत था, और चूँकि शुरुआत ही हमारी मदरसों से मैंने की, क्योंकि मैं जान रही थी कि नहीं वहाँ पर कोई इस तरीके की वर्कशॉप्स होती हैं, नहीं जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम होता है। तो शुरू में समझाया हमने, जा कर के बातचीत करी, मदरसों के जो हेड होते हैं, प्लस वहाँ महिलाएं भी रहती हैं, भाई लड़कियों का है तो रहेंगी, तो हमने उनसे भी बात की। तो उन महिलाओं के अंदर और मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों के अंदर ये था कि हाँ, इस प्रकार की कार्यशाला यहाँ होनी चाहिए। चूँकि कुछ लड़कियाँ, जैसे 400, 500, 1000 लड़कियाँ तक एक एक मदरसे में हमारे कार्यशाला में रही हैं, तो उनमें क्या है कि ये विषय ही ऐसा है कि हर लड़की मुंह यूं झुका के बैठी है। तो ये मुंह झुका के बैठने वाला जो था प्रचलन, ये काफ़ी हद तक अब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा मुझे जी क्या लगता है, क्योंकि आज आधुनिक युग है ना, हर तरह का विज्ञापन आता है और टीवी, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तरह कई प्रकार की जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। अब भी लगता है कि एनजीओज़ को इस तरह के कदम उठाते रहने चाहिए, या क्या लगता है एनजीओज़ क्या इस तरह की एक्टिविटी कर पा रही हैं आज के समय में? देखिए, आधुनिकता की अगर हम बात करें या हम विकास की बात करें, तो आज हम बहुत विकसित हो चुके हैं। और आधुनिक चीज़ों की बात करें तो हम महिला माहवारी स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं और जिनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कोई चीज़ आ जाने से जी। ये आप या हम नहीं तय कर सकते कि उसको लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हर आदमी करता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल सिर्फ 28% महिलाएं ही आज कर रही हैं। आज भी मतलब 28% महिलाएं? जी हाँ, मैं आपको जो बता रही हूँ कि जो आंकड़े आते हैं हमारे पास नेशनल हेल्थ सर्वे से, जो आंकड़े आते हैं हम लोगों के पास WHO से, उसमें क्या है, उसमें तो वो आंकड़े वो हैं जो दर्ज किए गए हैं, पर उन आंकड़ों का क्या जो दर्ज ही नहीं हुए हैं। जब हम जाते हैं कार्यशालाएं करने, तो वहाँ पर 500 लड़कियाँ अगर है गांव की या मदरसे की या किसी और गांव के क्षेत्र की, उसमें से मुश्किल से 10 ऐसी महिलाएं या बच्चियाँ होती हैं जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो पूजा जी क्या लगता है एनजीओज़ को चलाना किस तरह की चुनौती रही, और क्योंकि इतना व्यापक अभियान आप लोग चला रहे थे, आर्थिक बल या यूँ कहें सपोर्ट किस तरह से मिलता था? क्योंकि एनजीओज़ चलाना एक महिला या किसी भी वर्ग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, ना सरकार से ना किसी से। आर्थिक मदद की अगर बात करें तो आज भी हमारी संस्था को कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कहीं से कोई मदद नहीं है। हम सिर्फ लोगों को समझा करके, जागरूक करके, कुछ अपना लगा करके, कुछ संस्था के जो मेंबर्स हैं वो अपना लगाते हैं, हम ये कार्यशालाएं कराते हैं। चूँकि अब हमारा कार्यशालाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास लोगों के कॉल्स आते हैं कि आप आकर के यहाँ कार्यशाला करिए, हमें ज़रूरत है, तो हम लोग जाते हैं। साथ ही साथ जो सपोर्ट हमको मिला है, आर्थिक रूप से कुछ लोगों का सपोर्ट मिला है, तो उन लोगों के सपोर्ट से हमने 2021 2 अक्टूबर को एक एम्प्लॉयमेंट रोज़गार योजना भी महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता से संबंधित चलाई है। अच्छा, ये किस तरह की योजना है, क्या राहत मिलेगी महिलाओं को? इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव के क्षेत्र में जाइए आप, या ऐसे बीहड़ इलाकों में जाइए, तो वहाँ महिलाओं के पास खाने को नहीं है। और चूँकि हमारे यहाँ सैनिटरी पैड्स 30 रुपये, 25 रुपये, या जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं सैनिटरी पैड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, उनकी भी वो वही है कि भाई जो एडमिट होगा उसे मिलेगा,
प्रेगनेंसी हुई या डिलीवरी हुई तो उसके दौरान आपको मिले, तो उन पैड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पैड्स तो ख़राब ही हो जाते हैं। इसमें हमारे पास, हमने उत्तराखंड में पौड़ी में भेजे थे करीब 1000 सैनिटरी पैड्स। उस समय वहाँ के जो मेडिकल अधिकारी थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सैनिटरी पैड्स हैं पर वो किसी काम के नहीं, वो क्वालिटी नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए, समझते हुए हमने अपनी संस्था के पैड्स जो हैं वो हम लोगों ने लॉन्च किए। अच्छा। अब उसमें क्या है कि हमारे पास इतना तो पैसा आज भी नहीं है कि हम उसका प्रोडक्शन कर सकें जी। तो हमने सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी के साथ उसको आउटसोर्स किया और हम उन महिलाओं को देते हैं वो पैड्स। हमारे पास एक हमारे डोनर होते हैं जो 50-100 पैड्स उन महिलाओं को दिए जाते हैं उनकी डोनेशन से, और फिर वो उसको आगे सस्ती दरों पे अपने ही गांव में बेचती हैं और जो 2-3-4 रुपए का फ़ायदा होता है वो अपने पास रखती हैं। इससे उनका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और एक बारी साइकिल बन जाता है तो वो हर महीने लेती हैं और अपना थोड़ा खर्च निकालती हैं। प्लस हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको सिर्फ बेचना ही नहीं, आपको सिर्फ नहीं, जिसको ज़रूरत है आप उसको फ्री में देंगी ये, और जो दे सकता है कर सकता है अफोर्ड आर्थिक रूप से वो करे, क्योंकि उसके आर्थिक रूप से खरीदने से हम किसी तीसरी महिला को मदद कर सकते हैं। ठीक है पूजा जी। अच्छा चलिए, ये तो रही आपकी एनजीओ की बात। लगातार जैसा कि आपने एक स्लोगन भी रखा है कि अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं। देखिए एनजीओस कई चल रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लंबे समय से आप चला रही हैं, 4-5 वर्ष हो चुके। हम ऐसी एनजीओस हैं जो समाज में काम कर रही हैं, लेकिन चूँकि वो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं होता है उनके पास। देखिए एनजीओ का जो काम है वो काम तो ये कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो कुरीति आपके स्वास्थ्य में है, चाहे वो शिक्षा में है या सुरक्षा में है या और भी तमाम मुद्दे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, रोड सेफ्टी है, तो इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार करती है। लेकिन चूंकि हमारा देश इतना बड़ा है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा, अब नंबर 1 पे हम पहुंचने वाले हैं, तो उस सपोर्ट के लिए जो एनजीओज़ को आगे आना पड़ता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में एनजीओज़ जो कर रही हैं, तमाम एनजीओज़ लखनऊ में ही चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो जो अचीवमेंट होना चाहिए था वो होगा या वो अभी तक हमें मिला। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी कार्य करके आते हैं उसका हम एनालिटिकल कुछ भी नहीं प्रोसेस करते हैं। चूँकि मैं ये और सभी एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जो भी कार्यशालाएं करके आते हैं हमें उसका एक फीडबैक, और आगे आने वाले समय में महीने भर बाद, 2 महीने बाद हमें ये एनालिटिकल प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए कि जो हम करके आए उसका आखिर में क्या प्रभाव पड़ा, और क्या अगर हम 400 लोगों को इस के लिए जागरूक करके आए तो अगर 400 में से 10 लोग भी जागरूकता की तरफ चल पड़े तो समझिए आपका जो कार्यशाला था वो सफल रहा। लेकिन कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये कर रही हैं इसके बारे में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्था में ये कार्य करते हैं जी। जैसा कि हमारा कानपुर में जो ये रोजगार वाला है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, कानपुर में हमारा जाजमऊ में। तो वहाँ की कई महिलाएं हमसे जुड़ी हैं और हर महीने जो है वो लोग हमसे सैनिटरी पैड्स लेती हैं और उसको करती हैं। अब हमारे पास और भी, जैसे बिहार के जगह से भी आ रहा है, और अभी हम गए थे उत्तराखंड में काशीपुर, तो वहाँ से भी हमारे पास रिस्पांस आ रहा है कि यहाँ पर भी हम ये चलाएंगे। तो अगर आपको रिस्पांस आता है तो उसका एक एनालिटिकल प्रोसेस हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारी संस्था ने एक और भी रिसर्च के लिए हमने एक क्वेश्चनर बनाया है, प्रश्नावली बनाई है माहवारी स्वच्छता से संबंधित और सर्वाइकल कैंसर से, जिसमें करीब हम 500 लोगों का रिस्पांस ले चुके हैं। ये ऑनलाइन भी है और हार्ड कॉपी में भी हम इसको कराते हैं जब हम वर्कशॉप्स में जाते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वहाँ पर भी यही है कि स्कूल में माहवारी के लिए एक अलग से करिकुलम होना चाहिए जो कि क्लास 5th से शुरू हो जाना चाहिए लड़कियों के लिए, और मैं तो कहूँगी लड़कों के लिए भी, उन्हें भी पता होना चाहिए
ताकि वो समझे महिला को शुरू से। और ये करिकुलम के लिए हम एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं जो कि हम CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड को देंगे, सरकार से करेंगे रिक्वेस्ट कि वो इस करिकुलम को बच्चों के लिए लाए, जिससे कि वो वहीं से इसको सीख सकें। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी पूजा जी। आखिरी सवाल है कि महिलाएं अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना चाहती हैं, आपको फैमिली सपोर्ट भी मिला और लोगों का सपोर्ट भी मिला, जिसके माध्यम से आप इस व्यापक अभियान को कर पाई, लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर पाई। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाएं, फैमिली उनका किस तरह से सपोर्ट करे, या जो लोग भी उनके इस काम को रोकते हैं या उन्हें टोकते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं का जो जीवन होता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। फिज़िकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं बनस्पत पुरुष के। जब वो शादी होती है तो माँ बनने के बाद बहुत चुनौतियाँ उसके सामने होती हैं। वही चुनौतियाँ मेरे जीवन में भी रहीं कि जब बच्चे हुए तो काम छूटा, नौकरी छूटी। बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेसर हूँ और थीसिस सुपरवाइज़र हूँ लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में, जो मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। अपग्रेड जो कि नंबर 1 स्टार्टअप है इंडिया का, उसमें हूँ मैं, साथ में ये काम करती हूँ। तो उन महिलाओं के लिए जो कि आगे बढ़ने की चाह रखती हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपनी चाहत को ज़िंदा रखिए। आज नहीं तो कल वो होके रहेगा। अगर जज्बा है तो आप वो कर ले जाओगे। और उनको ये कहना चाहूँगी, उनके घर वालों को जो कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते या सोचते हैं कि महिला आगे बढ़ेगी तो घर बार कैसे संभालेगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, परिवार में समस्याएं ज़्यादा होने लगेंगी, तो उसके लिए यही कहूँगी मैं कि सब मिल कर के अगर काम करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक बच्चे छोटे हैं जिम्मेदारी है माँ बाप की। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप उनको इस काबिल बनाइए कि वो आपके सपोर्ट के लिए आगे आकर के खड़े हों। अगर आप उनको शुरू से ये शिक्षा देंगे कि हम सबको मिल करके अपना अपना काम करना है, तो ये समस्या कभी आएगी ही नहीं और सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पूजा शाहीन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अल्दा फाउंडेशन के माध्यम से ये एक व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी इनके कई साथियों के साथ, और उसके बाद इन्होंने NGO को लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं, जहां पर इनकी संस्था काम कर रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आप भी देखें, और कहीं ना कहीं जो एक व्यापक अभियान है, जो इनका एक मोटो है, जो इनका उद्देश्य है, उसमें आप लोग भी इनका साथ दे सकें। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी खास विषय के साथ, किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।